क्वेश्चन नंबर 6 जो है थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है और इसमें हमें दे रखा है शुरुआत में ये डिस्टेंस एकदम बीच बीच में इसको होल्ड कर रखा है हाथ से 4 और ये 4 एकदम बीचों बीच है। हमें दे रखा है कि कंटेनर जो है वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब थर्मली आइसोलेटेड है सिलेंडर जो है, पर ये जो पिस्टन है इसके अंदर मास दिया हुआ है। दूसरा ये है कि ये पिस्टन जो है मूवेबल है और इसका कंडक्टिंग होने की वजह से दोनों तरफ के टेम्परेचर को बराबर रखता है। डायथर्मिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों तरफ के टेम्परेचर को इक्वल रखता है। तो यहाँ से जब इसको रिलीज़ कर देंगे तो ये इसकी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे चला जाएगा। तो हमसे पूछा है कि वो कितना नीचे जाएगा, ये इसका सवाल है। तो अब देखो नीचे जाने से क्या क्या होने वाला है। पहले तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर था, पर इसके नीचे जाने से ऊपर नीचे प्रेशर में अंतर आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस y नीचे जाएगा तो ये डिस्टेंस बच गया 8 माइनस वाई। इसके ऊपर फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो ऊपर से प्रेशर इंटू एरिया P1 इंटू एरिया, नीचे से प्रेशर P2 इंटू एरिया और इसका वेट mg नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अपनी इक्वेशन में आ जाएगा P1 इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल टू P2 इंटू एरिया। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को। फाइनली इसके नीचे आने से इनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। पहले का टेम्परेचर हमें दे रखा है कि दोनों तरफ का टेम्परेचर 300 केल्विन है। 300 केल्विन ये पुराना टेम्परेचर है। बाद में इसका जो नया टेम्परेचर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि बाद का टेम्परेचर दोनों तरफ का T और T होगा, कंडक्टिंग होने की वजह से सेम होगा। तो हम इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं P1A इंटू वाई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर मोल है 0.1 RT। ऐसा ही इक्वेशन दूसरे का हो जाएगा P2 इंटू A क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.1 RT। यहाँ से हम P1 इंटू ए और P2 इंटू ए की वैल्यू y की टर्म्स में यहाँ पे रख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से हम रख देते हैं P1 इंटू ए की वैल्यू 0.1 को नीचे लिख लेंगे 10 में, तो ये आ जाएगा RT अपॉन 10y और प्लस mg इज इक्वल टू RT अपॉन 10 8 माइनस वाई। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो हमारे को जो मास की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू भी 8.3 होती है और मास भी इस कंटेनर का जो हमें दे रखा है पिस्टन का 8.3 kg। तो ये मैथमेटिकली ऐसी टर्म बन रही है जो आपस में इसको आर और एम काट देते हैं और टी वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी की वैल्यू तो होगी 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो दोनों का 10 है इसको इधर लेके आएंगे तो 100 भी हो जाएगा और इसको इस तरफ ले आते हैं T अपॉन 8 माइनस वाई माइनस T बाय वाई। यहाँ से T और Y में एक रिलेशन आ जाएगा तो T कॉमन आ गया और यहाँ से आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 8 2y माइनस 8 इंटू टी, मतलब 2y माइनस 8 इंटू टी डिवाइडेड बाय y इंटू 8 माइनस वाई। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 कॉमन लेकर के यहाँ काट देंगे 50 हो जाएगा। फिर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है टेम्परेचर वाला, जो कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, इस जगह लिख लेते हैं T इज इक्वल टू 50 इंटू वाई 8 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4। एक इक्वेशन टेम्परेचर की हो गई हमारे पास।
तो T इन टर्म्स ऑफ y मैंने एक्सप्रेस कर दिया। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पिस्टन नीचे गिरा है इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। ये पहले यहाँ पर 4 मीटर की हाइट पर डिस्टेंस पे था, अब ये y नीचे चला गया, तो इफेक्टिवली ये y माइनस 4 नीचे चला गया है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ है mg y माइनस 4 mg इंटू वाई माइनस 4, जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो इस दोनों गैसेस के अंदर कंडक्टिंग होने की वजह से दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। इनकी जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है उसके बराबर होगा। इनको मोनोएटॉमिक गैस मानते हुए हम लिख सकते हैं 3/2 nRT, n की जगह रख देंगे 0.2 RT, R इंटू डेल्टा टी, जो इनके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बराबर। अब यहाँ पे फिर R की वैल्यू और M की वैल्यू बराबर है, तो इसको हम काट सकते हैं और 2 से यहाँ पे काट करके 0.1 कर सकते हैं और फिर ये 10 इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 3 डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा T माइनस 300। पुराना टेम्परेचर 300 था। अब इसमें क्या है कि T की वैल्यू हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, तो T की वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात है। तो उसके लिए फिर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक बार के लिए लिख लेता हूँ 100 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 करना चाहें तो 3 इधर ही रहने देते हैं। T की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 50y इंटू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 4 माइनस 300। इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले 50 से कट कर सकते हैं और मैं इसको कट करके यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 50 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 4, इधर आ गया, और y माइनस 4 को ऊपर इधर लेके आ जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 50 यहाँ से कट चुका है तो बाहर है 3 इंटू वाई इंटू 8 माइनस वाई और माइनस 300 माइनस 900 वाई माइनस 4, ऐसा हमको मिल रहा है। 900 नहीं आएगा एक्चुअली, 50 से हमने इसको कट किया था तो 6 इंटू 3 18 आएगा। यहाँ पर 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। ये दोनों साइड हमने इक्वल कर रखी है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 32 माइनस 16y, ये इस साइड का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर हो गया 24y माइनस 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 18y। इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, माइनस 18y प्लस 18 इंटू 4 72। तो अब यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर मिला के 5y स्क्वायर हो गया, 5y स्क्वायर, और ये हमारे पास में आ रहा है 24y माइनस 18y, तो 24 माइनस 18 आ गया 6, और ये यहाँ पर हमारे पास आ गया 16 माइनस 6 माइनस 22y, ये प्लस का आएगा, फिर इस साइड जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 72 और 32, तो 32 माइनस 72 माइनस 32 करेंगे तो 2 करेंगे तो 70, 30 करेंगे तो 40, तो यहाँ पर आ गया 40 इज इक्वल टू 0। तो y का कैलकुलेशन करेंगे तो
माइनस बी हो गया 22 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ac 4 इंटू 5 20 इंटू 40, तो ये आ गया 800 अपॉन 2a, यहाँ पर आ गया 10, तो 1284 का रूट आएगा। अब रूट ऑफ 1284 क्या होता है, 1284 का कोई रूट आता है क्या, तो ये यहाँ से आना चाहिए, 4 जो आता है 38, 40 में 1600 आ जाएगा, और 32 के अंदर 32 का अगर हम देखेंगे तो 32 से भी ऊपर है ये, 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 32 का स्क्वायर 2 2 4 3 2 6 2 12 हासिल आई 1024 होता है 32 का, और 38 में भी नहीं आएगा ये, तो ये कुछ पॉइंट्स में आ रहा है और हमारा आंसर पॉइंटों में बैठ रहा है। इसका कैलकुलेशन मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप पूछा था, प्लस वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे हम, और ये आएगा 1284 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर हमें एक्चुअल में ये एक पिस्टन दे रखा था जिसके अंदर मास दिया हुआ था, ये पिस्टन पहले बीचों बीच में था, फिर यहाँ से रिलीज़ कर दिया तो ये वाई डिस्टेंस नीचे चला गया। जब ये वाई डिस्टेंस नीचे चला गया तो ऊपर नीचे का प्रेशर बदल गया, इस पर फोर्स डायग्राम बना के प्रेशर की इक्वेशन लिख दी। दूसरा हम कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे की मोल 0.1 है, तो 0.1 मोल के हिसाब से PV इज इक्वल टू NRT की इक्वेशन लगाई, और यहाँ से P1A और P2A की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। यहाँ से पुट करके हमें टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन था वो हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वाई की टर्म्स में टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई। जब टेम्परेचर की वैल्यू हमको मिल गई तो अब इसके बाद एक इक्वेशन की और ज़रूरत थी। जब ये पिस्टन नीचे गया तो इसने पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ किया, तो इससे इनकी काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी एक तरह से, तो इनका टेम्परेचर बढ़ा। तो इसके लिए हम मोनोएटॉमिक गैस मानते हुए 3/2 NRT, दोनों का मोल मिला के 0.1 + 0.1 0.2 हो गया R डेल्टा T। फिर M की वैल्यू और R की वैल्यू बराबर है, इसलिए इनको काट दिया। यहाँ से डेल्टा T का एक्सप्रेशन हमको मिल गया, T का एक्सप्रेशन यहाँ से उठा करके इसमें रख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और कुछ इस तरह का सा आंसर आ रहा है। पॉइंटों में इसका आंसर अगर वैसे रफली सोचें तो ये 32 और 33 का अगर स्क्वायर देखते हैं अपन तो 33 का स्क्वायर 3 3 9 और 3 3 9 18 8 और 108 ऐसा कुछ आ रहा है, तो यानी 38 का स्क्वायर देख लो आप, 38 का स्क्वायर देखेंगे तो 64 हासिल है 6 8 3 24 2 48 48 और 6 54 5, तो ये आ गया 24, 3 3 9 और 5 9 और 5 14 हो गया, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यानी 38 से कम है। 35 का देखोगे तो 3 1225 होता है, तो लगभग 35 के आसपास जोड़ लो आप। 35 + 22, 35 + 22 को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 37 + 20 47, लगभग 4.7 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जो आंसर देना था इंटीजर में वैसा तो आ नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ डेटा में कुछ दिक्कत हो गई है, और ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, मोनोएटॉमिक गैस है, हमने उसको मान लिया आइडियल गैस के हिसाब से, तो होना यही चाहिए, या फिर इसको बोनस टाइप कर लें अगर इंटीजर ना आ रहा हो तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है मीटर की टर्म्स में ऐसा कुछ आ रहा है, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरह का क्वेश्चन हम करवाते हैं, पर इसमें थोड़ी सी ऑप्टिक्स को मिक्स कर दिया गया है। और ये जो सरफेस हमने पढ़ी थी पैराबोलॉइड
बनता है, ये पैराबोलिक सरफेस बनती पर इन्होंने कहा कि इसको सर्कुलर मान लो और कुछ अजम्पशंस दे रखे और उसके अंडर ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो पहले की कंडीशन है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो h हाइट तक भरा हुआ है ऐसे। फिर ये लिक्विड घुमाया गया तो घुमाने की वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ का लेवल जैसे पहले पुराना लेवल ऐसा था तो ये लिक्विड थोड़ा सा यूँ करके ऐसा हो जाएगा। कहा है कि ये जो कंटेनर है इसकी रेडियस है स्मॉल r और ये जो लिक्विड का लेवल यहाँ से ऊपर उठा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाली हाइट है स्मॉल h और कंडीशन दे रखा है कि कैपिटल H जो है वो बहुत बड़ा है और H की वैल्यू R की टर्म्स में देखेंगे तो H इज़ वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, यानी हाइट काफ़ी छोटी है और ये हाइट काफ़ी बड़ी है इधर वाली। ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। हमको कह रहे हैं कि आप तो इसे एक सर्कल की तरह मान लीजिए और उसके बाद रेडियस का कैलकुलेशन। तो पहले दोनों पार्ट जो है उसमें तो अपन को इसका रेडियस पता करना है, जो अगर इसको स्फेरिकल सरफेस मानेंगे तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको अगर सर्कल का आर्क मान लें तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये इसकी रेडियस हो गई r। इस वाले कॉर्नर से भी देखेंगे तो ये वाली रेडियस होगी r, सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंट होंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है ये है स्मॉल r, ये वाला रेडियस स्मॉल r, तो ये वाली बच गया r माइनस h। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस h का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इसको अपन ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2rh प्लस r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2h। तो इस तरह का एक्सप्रेशन a वाला दे रखा है, इसका मतलब a और b में से हमारा a तो सेलेक्ट हो गया, b नहीं होगा जब a हो गया है। अब इसमें एक और बात हमसे पूछिए कि अपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर इज क्लोज टू दिस, यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कैलकुलेशन की बात आ रही। ये कह रहे हैं कि इसको ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखने पर ये जो बीकर का बेस है वो हमें इतनी गहराई पर दिखाई देगा जो इन दो ऑप्शन में से किसी एक में से होगा। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑप्टिक्स का हिसाब लगाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं और अप्रॉक्सीमेशन जब लगाने की बात कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमें कंडीशन दे रखी है कि r जो है h से काफ़ी बड़ा है। तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की टर्म को आप अगर अप्रॉक्सीमेशन में ले जाओगे तो ये r स्क्वायर बाय 2h के बराबर हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इससे रे भेजेंगे इस तरफ और इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे और इसकी इमेज का लोकेशन ढूंढ लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू अपॉन μ2 माइनस μ1, मतलब इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब इस एक्सप्रेशन में μ2 की वैल्यू तो है 1, अपरेंट डेप्थ हम निकालना चाहते हैं, जो v की वैल्यू आएगी वही अपरेंट डेप्थ है, माइनस μ1 की वैल्यू है 4/3 क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। और पहले की जो हाइट है u, जिसको अगर हम रखना चाहते हैं तो ये कैपिटल H काफ़ी बड़ा है, ये स्मॉल h काफ़ी छोटा है, तो हम h ही मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस h और μ2 माइनस μ1 तो 1 माइनस 4/3 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r पुट कर देंगे तो यहाँ से मुझे v का वैल्यू चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 4/3h, 4/3h और 1 माइनस 4/3 होता है माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और 1 माइनस 4/3 का एक्सप्रेशन देखें हम
तो -1/3 हो जाएगा, तो -1/3r। अब r की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो 3r की जगह रख दूंगा r²/2h। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है v का, जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो इस साइड आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू -4/3h प्लस, मतलब ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा 2h/3r²। अब ये जो एक्सप्रेशन है v का हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, v हमें निकालना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में हमें ω² भी दे रखा है और h इसमें से गायब हो रखा है, स्मॉल h। तो स्मॉल h जो इस पे चढ़ रहा है, इसका कैलकुलेशन हम ω² की टर्म्स में कर सकते हैं। कैलकुलेशन वो कैसे कर सकते हैं कि इस वाले पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh, तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर ρgh आ गया। और यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट इस जगह पर आता है ΔP/ΔR, ΔP/ΔR इज इक्वल टू ρω²r। तो 0 से लेके r तक मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा ΔP सेंटर और एंड पॉइंट के बीच, तो आएगा ρω²r²/2 और यहाँ से ρgh। तो यहाँ से यहाँ का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक और P एटमॉस्फेरिक प्लस ये अमाउंट आ जाएगा। तो एक तरह से मैं लिख सकता हूँ कि ρω²r/2 इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में हम ρgh के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं ω²r²/2g। तो यहाँ पर जो मेरे पास h/r² का एक्सप्रेशन दे रखा है, h/r², यहाँ पर भी h/r² आ रहा है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे ω²/2g। फिर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे और v का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो v का कैलकुलेशन करें अगर आपके लिए, और कर लेता होंगे, तो 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आ गया 4/3h प्लस, अब यहाँ पर है 2h/r², ये 2h इधर ले लेते हैं, r² इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ω²। तो ये वाला एक्सप्रेशन में आ गया ω²/3। तो अब इसको ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे से 3h कॉमन ले लेते हैं, तो -1/v इज इक्वल टू, ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो आ गया 3h और ऊपर हो गया 4 प्लस ω²h, और इसको उल्टा करके लिख लेंगे तो v की जो एक्सप्रेशन है, v माइनस साइन तो ये बताता है कि नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन तो डायरेक्शन में यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3h/4 ω²h। इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अगर अपन को इसमें से कॉमन लेना है 3h/4, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 3h/4 कॉमन ले लिया, ये पावर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ω²h बाय, यहाँ से मुझे लगता है एक क्वांटिटी मेरी छूट गई है, वो g जो मैंने लिखा था यहाँ पर 2h², तो ω²/g, ω²/g का जो एक्सप्रेशन था जो यहाँ लिखना चाहिए था, एक g छूट रहा है, तो वो g वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आगे आ जाएगा। फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4g की पावर -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये एक्सप्रेशन निकाल दिया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की इक्वेशन से, ये ऑप्टिक्स की इक्वेशन लगाई, इस इक्वेशन में r²/2h की वैल्यू चाहिए थी, उसको हटा दिया मैंने प्रेशर की इक्वेशन से, और प्रेशर का फार्मूला इस तरह का है, प्रेशर ग्रेडियंट रेडियल डायरेक्शन में निकाल करके और वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल करके मैंने इक्वेट करके निकाल दिया है। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हमें दिख रहा है कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो आंसर है ए और डी हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है एक इस तरह के इंक्लाइन के ऊपर चढ़ता है जिसका एंगल 30 डिग्री है। यहाँ से वी नॉट वेलोसिटी से एंटर करता है और ये ऊपर जाके एक सर्कुलर आर्क में जाता है और ये हाइट h एक्वायर करता है। ये कुछ डेटा हमको दे रखा है। फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ये कह रहे हैं कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, स्केटिंग करता हुआ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो बता रखी है वी नॉट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई और h इस हाइट की बात हो रही है। तो हम ये समझेंगे सॉल्यूशन में कि इसको रिलेट करने की बात आ रही है। तो इस ट्रैक में जो हमें दे रखा है इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर ऐसे घूम करके ऐसे आ रहा है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट की हाइट हमको दे रखी है। यहाँ की वेलोसिटी एक बार के लिए हम v मानते हैं, इसकी हाइट यहाँ से h हमको दे रखी है। तो हम यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। ये इस हाइट की वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब v स्क्वायर के लिए एक इक्वेशन हम ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में है, इसकी रेडियस r है, तो जो इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mg sin 30, mg sin 30 और mg cos 30 परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो आप लिख सकते हो mg sin 30 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gr/2, तो v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमको gr/2। तो gr/2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास gr/2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम देखें तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh gr/2 के बराबर है। इसका मतलब ये पहला तो आंसर इसमें हो ही जाएगा। अब इसके बाद दूसरा नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला सही हो चुका है। फिर सी और डी ऑप्शन को पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो। ये एक्स और जेड जो पॉइंट है ये सर्कुलर आर्क का आखिरी पॉइंट है, इस जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़ीरो है। तो हम तो जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर होती। तो हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर x पर होगी। सर्कुलर आर्क में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी x और z पर होगी और सबसे कम y पर होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है x और z के ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट x एंड z पॉइंट, क्योंकि x और z पर इस सर्कुलर आर्क के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए ये फोर्स मैक्सिमम भी है। हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस सर्कुलर आर्क में सबसे ज़्यादा x और z पर है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से v सबसे ज़्यादा, रेडियस तो सब जगह एक जैसी है, इसलिए इसका आंसर डी भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ए और डी होगा। ठीक है। तो ये एक रॉड दे रखी जिसको एक पॉइंट पे हिंच कर रखा है और यहाँ से एक बुलेट टकराती। हमें ये क्वेश्चन में पूछा है कि किस जगह पे बुलेट टकराए कि इस रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी मिले। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, किस जगह पे इसको टकराना चाहिए, ये सब हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर, और इस हिंज के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो इस बुलेट का मास है स्मॉल m। बुलेट के लिए कैलकुलेशन में हमारे पास में जो मास दे रखा है, बुलेट का मास भी वही है जो रॉड का है। तो बुलेट के लिए लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम mv इंटू x। हिंज के अबाउट इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम mvx।
जो पहले का एंगुलर मोमेंटम है। फिर ये बुलेट इसके अंदर फिट हो गई तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ml²/3 ml²/3 प्लस mx² इस बुलेट का, यहाँ पर बुलेट जब फिट हो जाएगी, इनटू ओमेगा। इस तरह से हमारे पास एक एंगुलर वेलोसिटी का x की टर्म्स में फॉर्मूला आ गया। यहाँ से m कट जाएगा और हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v इंटू एक्स अपॉन L²/3 प्लस x²। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो d ओमेगा बाय dx। पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, v डिनोमिनेटर वैसे रखेंगे L²/3 प्लस x², फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर को वैसे रखेंगे हम, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो L²/3 प्लस x² का स्क्वायर। इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो इसमें से v कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा L²/3 इज इक्वल टू 3x²। यहाँ से हमारे पास में आ रहा है L²/3 इज इक्वल टू, ये -2x² प्लस x² है ना, तो एक तरह से x² ही बचेगा ये, तो x की वैल्यू आ गई L/√3। यानी जब x की वैल्यू L/√3 होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का मैक्सिमा होगा। हालांकि हमें एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करना चाहिए, पर मैक्सिमा ही आएगा, जब मैक्सिमा पूछा है तो अपन इसके लिए टिक लगा देंगे। ये वाला ऑप्शन तो आ गया। अब x की वैल्यू L/√3 इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, L/√3 यहाँ पर रख दिया, डिवाइडेड बाय L²/3 प्लस L/√3 पुट करेंगे तो ये L²/3 हो जाएगा, और यहाँ से 2L²/3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3 v/2L। हालांकि किसी भी x पोजीशन के करस्पॉन्डिंग अगर ओमेगा का कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो ये आ रहा है 3 ऊपर ले जाएंगे, तो किसी भी x पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा मिल रहा है 3 ओमेगा vx/L² प्लस 3x²। ये अगर आप 3 इधर से इधर ले जाएंगे ना तो ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले से मिल रहा है, इसका मतलब ए तो आंसर में है ही। अब मैक्सिमम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, तो मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास में आ रही है v/, यहाँ जो मैंने सॉल्व किया है √3 इधर नीचे चला गया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 जब ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर आ गया, √3 v/2L, √3 v/, तो √3 v/2L ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी डी भी सही हो गया। ठीक है, तो एक तरह से इसके आंसर हो गए ए सी डी। 10th क्वेश्चन जो है सिंपल एक्सरे ट्यूब का जो अपना एक्सपेरिमेंट है उस पर बेस्ड है। आप जो एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कुछ इस तरह का एपरेटस होता है हमारा, और यहाँ पर हम फिलामेंट लगाते हैं। इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, सामने मेटल टारगेट रहता है कॉपर रॉड, और इसके थ्रू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाते हैं। ये इस तरह का एक्सरे का हमारा सर्किट होता है। तब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये जो फिलामेंट का करंट है ये I है, ठीक है, और ये पोटेंशियल हमने V रख रखा है पहले, और सेपरेशन डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है D, वो पहले D था, उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि इफ द फिलामेंट करंट इज डिक्रीज टू I/2, ये फिलामेंट का करंट जो है उसको घटा करके आधा कर दिया, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इसको बढ़ा करके V से 2V कर दिया, करंट को I से I/2 कर दिया, और ये बीच का डिस्टेंस जो है टारगेट और फिलामेंट के बीच का डिस्टेंस इसको D/2 कर दिया।
तो उस कंडीशन में हमको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन सी बात सही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो हम ये जानते हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है E इंटू वी, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी hc बाय लैम्डा कट ऑफ, इस तरह का फार्मूला आता है। तो जो लैम्डा कट ऑफ का फार्मूला है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि hc अपॉन EV आता है। अगर आपने वोल्टेज को डबल कर दिया तो आपका कट ऑफ वोल्टेज आधा हो जाएगा। तो लैम्डा कट ऑफ की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो कट ऑफ वेवलेंथ आधी हो जाएगी। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ए लिखा है और ऐसा ही ऑप्शन सी में लिखा है। तो यानी बी और डी तो नहीं होंगे। अब ए ऑप्शन में कुछ और बात भी लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे विल रिमेन सेम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है, जो हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ रहती है ये वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि ये जो टारगेट है ये इसकी z पे डिपेंड करती है। तो ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है ये इस वोल्टेज के चेंज करने से नहीं बदलेगी, क्योंकि टारगेट आपका अभी भी वही है, जो ये टारगेट हमने जिससे टक्कर होने वाली इस टारगेट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कट ऑफ वेवलेंथ तो ज़रूर आधी हो गई है, परंतु कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसलिए ए ऑप्शन ठीक हो रहा है। तो ए ऑप्शन तो हमने सेलेक्ट कर लिया। बी तो हो नहीं सकता है क्योंकि कट ऑफ वेवलेंथ सेम रहे, ऐसा है नहीं। कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विल डिक्रीज। ये कह रहे हैं कि जो एक्सरे का इंटेंसिटी का ग्राफ है ये थोड़ा पूरा ही ग्राफ नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को गर्म करने के लिए जो करंट मिलता है, अगर इस करंट को कम कर देंगे तो यहाँ पर जो करंट के थ्रू मिलने वाली पावर है I²R वो रिड्यूस हो जाएगी, और I²R से रेडिएशन की पावर आएगी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इससे इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इससे फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। कम होगी तो कम इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कम एक्सरे बन पाएगी। तो कम एक्सरे बन पाएगी तो पूरा ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि फिलामेंट करंट को घटाने से ओवरऑल इस फिलामेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है, और उससे उसका रेडिएशन का अमाउंट, इससे एमिशन का अमाउंट कम हो रहा है, और एमिशन के अमाउंट के कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन घट रहे हैं और नंबर ऑफ एक्सरे कम हो रही है। इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है कि डिक्रीज करेगा ये एक्सरे की इंटेंसिटी, और कट ऑफ वेवलेंथ आधा हो जाएगा। ये बात ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बेसिक क्लास का ही एग्जाम्पल है। इस तरह का एग्जाम्पल क्लास में लेते हैं। यहाँ पर दो स्फीयर को पहले ऐसे लटका रखा है और फिर इसके बाद में मीडियम भर दिया गया। तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ एंगल बन रहा है कुछ, और ये कहा गया है कि इसको लिक्विड में इमर्ज करने के बाद में भी वही एंगल रहता है। तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन का फोर्स इस तरफ लगेगा एक दूसरे से अवे। एक इस पर mg लगता है और एक टेंशन फोर्स। अगर हम पहले से टेंशन कैलकुलेट करना चाहें तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू f। t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू f। ये हमारे को पहले की कंडीशन के हिसाब से हमने लगा दिया। जब हम इसको लिक्विड में सबमर्ज कर देंगे तो उस केस में क्या होता है कि लिक्विड के आने से दो तरह के इफेक्ट आते हैं। एक तो उसकी वजह से फोर्सेस में डिफरेंस आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग इनका रिपल्सिव फोर्स जो है F बाय एप्सिलॉन r, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, इतना फोर्स रिड्यूस हो जाता है। इसका रिड्यूस होने का कारण होता है इस मीडियम में पोलराइजेशन होना, यानी कुछ डायपोल नेचर क्रिएट होना। तो ओवरऑल ये फोर्स घट जाता है और
फिर इसके बाद इस पे mg जैसा है वो तो वैसे लगेगा, पर लिक्विड की वजह से एक और फोर्स आ जाता है, बायंसी फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है ये, और यहाँ पर टेंशन लगेगा T। अब ये वाली टेंशन को हम T1 मान लेते हैं, नई टेंशन। कह रहे हैं कि ये एंगल सेम टू सेम है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल सेम रहेगा। अब अपन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, तो अब की बार जो T1 cos थीटा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस एफ हो जाएगा, यानी बाइंड फोर्स की वजह से टेंशन में फ़र्क पड़ रहा है। तो अब अपन इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या लिख रखा है। सबसे पहला लाइन लिखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है इसलिए कह रहे हैं कि दो स्फीयर्स के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। तो दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों के बीच में घट जाएगा। तो अगर हम थियोरिटिकली बात करें और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की टर्म्स में बात करें, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो चीज़ के बीच का फोर्स पूछा है तो बाकी सबको भूल जाओ। तो इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, चार्ज किसी पे चेंज नहीं हुआ है, बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स तो आपस में चेंज नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि ए एक एक्यूरेट आंसर होगा। परंतु जब हम ये लिख रहे हैं कि F अपॉन एप्सिलॉन आर की फोर्स तो घटा दिया हमने, तो ये जो हम घटा रहे हैं ये एक्चुअल में नेट फोर्स घट रहा है, और उसके घटने के पीछे कारण है इस मीडियम के अंदर पोलराइजेशन का होना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो F बाय एप्सिलॉन आर है ये स्फीयर और मीडियम दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स है, और इसी तरह से इस पर भी लग रहा है। तो ए और बी में से जो ज़्यादा अच्छा जवाब है वो ए है, पर इन जनरल ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मानते हों। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बात यही है कि ए इज़ दी करेक्ट चॉइस, कि इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, चार्ज भी चेंज नहीं हुआ, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इनका फोर्स बाकी दूसरों से नहीं देखा जाएगा। तो इनकी आपस की कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, इसलिए इनका फोर्स वही रहना चाहिए। और मीडियम की प्रॉपर्टीज़ की वजह से नेट फोर्स जरूर रिड्यूस हो गया। यहाँ की लैंग्वेज में ऐसा नहीं लिखा है कि नेट फोर्स, इसलिए हम ए को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना होगा अगर ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मास डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो जानकारी है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्स हमने बैलेंस किए हैं, हॉरिजॉन्टल के फोर्स बैलेंस किए हैं, उससे हम इक्वेशन लगाते हैं। तो पहले वाला फोर्स टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी, और फिर से टेन थीटा आएगा, तब की बात टेन थीटा इज इक्वल टू एफ की जगह एफ अपॉन एप्सिलॉन आर और एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे, राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ बाय एम जी इज इक्वल टू एफ बाय एप्सिलॉन आर एम जी माइनस एफ बी। अब यहाँ से एफ एफ चला जाएगा, और हमको तो इस स्फीयर की डेंसिटी की ज़रूरत है। तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को बराबर कर देंगे, और मास की जगह लिख देंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो हमें दे रखी 21, तो यहाँ पे 21 रख देंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यहीं आ जाएगा, फिर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो इस वाली टर्म में से जी कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वाला टर्म भी कट जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
और डेंसिटी ऑफ लिक्विड की टर्म बचेगी, तो उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो आसानी है, तो मैं यहाँ से काट देता हूँ, वी नॉट जी वी नॉट जी वी नॉट जी काट दिया, तो ये 21 रो नॉट और ये रो नॉट, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 20 रो नॉट, 20 रो नॉट, और इसको उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू 21 रो एल, 21 रो एल, तो रो एल की वैल्यू जो हो जाएगी 20/21, 20/21 रो एल। तो हमारे को यहाँ पर जो डेंसिटी दे रखी है डाइलेक्ट्रिक लिक्विड की डेंसिटी, हमें मास डेंसिटी ऑफ स्फेयर निकालना है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है, तो यहाँ पे रो एल की जगह पुट कर देंगे 800, और 800 का आगे ये मैंने थोड़ा अलग लिख दिया, 21 उल्टा लिख दिया, और ऑब्जेक्ट की चाहिए मुझे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा से। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चाहते हैं हम, तो रो नॉट इज इक्वल टू 21/20 रो एल, तो रो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। रो एल की वैल्यू 800 है, 800 रखेंगे, 800 और तो इससे 840 वाला आंसर आ रहा है, इसलिए सी वाला आंसर इसमें होगा। फिर रही बात टेंशन के बारे में, टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज्ड। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले टेंशन जो है उसकी वैल्यू एफ, टेंशन की वैल्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा है, बाद में देखेंगे तो एम जी माइनस समथिंग बाय कॉस थीटा है, थीटा वही है, न्यूमरेटर घट गया है यानी टेंशन घट गया है, तो टेंशन सेम रहेगी, ये कहना गलत बात है, सिर्फ ए और सी सही है, डी गलत हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है और 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर एक कर्व दे रखा है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल चल रहा है, ये पैराबोलिक कर्व है, ऐसा ही कर्व बन रहा है, इस कर्व के ऊपर पार्टिकल चलता है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x²/2, और फिर हमें कुछ पार्ट्स इसमें पूछ रखे हैं, उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में रिलेशन मांगा गया है, इसलिए अपन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x²/2 ये रिलेशन हमारे पास है। वेलोसिटी में रिलेशन चाहते हैं तो dy/dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x, 2x में से 2 कट जाएगा, x इंटू dx/dt, और फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dt² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, dx/dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको वैसे रखेंगे और फिर x को वैसे रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुल मिला के हमने इस इक्वेशन को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, जिससे हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल गया। अब dx/dt x डायरेक्शन की वेलोसिटी है और d²y/dt² y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, d²x/dt² x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब इसके केस हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन लिखा है कि ax इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अच्छा इसमें दे रखा है कि स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल ओरिजिन पे है और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ये वाली वेलोसिटी x डायरेक्शन की वेलोसिटी है इसकी। तो अभी पहला ऑप्शन देखो कि ax की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इम्प्लाई करती है कि व्हेन पार्टिकल इज एट द ओरिजिन इट्स एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इस समय x डायरेक्शन के अंदर तो इसके पास वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो dx/dt की वैल्यू तो 1 आ गई, 1 तो ये हो गया 1 प्लस इस समय का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन के हिसाब से x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो d²y/dt² यानी y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इसका 1 आ रहा है। तो इसमें दे रखा है कि जब पार्टिकल ओरिजिन पर है यानी जब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है 1,
एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्वांटिटी अननोन है। तो इस क्वांटिटी के अननोन होने से, यानी एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कुछ भी हो, पर क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इम्प्लाई करता, तो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 इंटू समथिंग है, तो कुछ भी हो सकता है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि 1 से ऐसा कुछ इम्प्लाई नहीं हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, ए वाई की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर लिखता है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 का मतलब वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 1 है। अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 रख दें तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 1 होगा हर समय। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हर समय ही ऐसा होगा कि नहीं, तो हम ये जानते हैं कि जब एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का 0 होगा, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले से 1 मीटर पर सेकेंड है, तो dx/dt के बराबर है वो, तो ये क्वांटिटी 1 रह जाएगी हमेशा ही, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और ये 0 है, इसका मतलब ये 1 आ रहा है, यानी बी वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हर समय वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 1 आएगा, क्योंकि ये टर्म हमेशा 0 हो जाएगी, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 1 इंटू 1 इज़ 1, इसलिए इसका आंसर में बी आ रहा है। सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो हमको पता है ये t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, इस कर्व की टेंजेंट के लॉन्ग चलता है, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे बन रही, तो इसकी सारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए सी वाला भी सही हो गया, इसलिए हम सी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है डी वाला ऑप्शन कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री होगा। तो अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है तो इस क्वांटिटी को हम 0 कर देंगे। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकेंड है ही फिक्स, 1 मीटर पर सेकेंड, तो वो एक्स डायरेक्शन में 1 सेकेंड में कितना आगे चला जाएगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v इंटू टी, ये फार्मूला लग जाएगा सीधा ही, तो 1 आ जाएगा, यानी उस समय एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा जब t इक्वल टू 1 होगा। t इक्वल टू 1 पर जब x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो इससे पता लग गया कि वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स आ गया, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे। जब x और y कंपोनेंट बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 45 डिग्री पर आती है, तो इसमें ये लिखा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये बात भी सही लिखी हुई है, इसका मतलब ये भी ठीक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हम मान सकते हैं। इसमें क्या है कि पानी के अंदर एक एयर का बबल है, और इन्होंने कहा कि पानी का बाहर का प्रेशर भी P0 मान लेना और बबल के अंदर का प्रेशर भी P0 मान लेना। फिर ये कह रहे हैं कि बाहर के प्रेशर की वजह से इसकी रेडियस जो है घट करके कम हो गई, पहले जितनी रेडियस थी उससे कम हो गई, पहले इसकी रेडियस r थी और इसकी r से घट करके r माइनस ए हो गई, नई रेडियस r माइनस ए। और ऐसा भी दे रखा है कि r बहुत बड़ा है, यानी रेडियस में चेंज बहुत कम है, तो ऐसा करने में हमसे ये पूछा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस, इसका वॉल्यूम कम करने में कितना वर्क हुआ। तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है इसको जो धक्का मारकर, यानी जो लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड के अंदर ये एयर का बबल है, इसके अंदर एयर है, इसके चारों तरफ लिक्विड, तो लिक्विड का जो फोर्स है, लिक्विड का प्रेशर तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं जो बाहर है, तो उसने जो इस पर वर्क किया वो P0 इंटू जो इसका वॉल्यूम में चेंज है, तो इसका सरफेस एरिया है 4 पाई r² इंटू थिकनेस a, यानी इतना इसको डिस्प्लेस किया, तो फोर्स ये हमारे पास कैलकुलेशन में आ गया कि जो हमें कैलकुलेट करना था कि वैल्यू ऑफ एक्स वर्क डन के कैलकुलेशन में, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम मैंने लिखा है, तो ये सराउंडिंग का वर्क आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था। अब जब अपन इसको मिलाने जाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन से,
तो 4 पाई पी नॉट वाली टर्म तो हमें मिल रही है, पर यहाँ पर हमारे r का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर a का स्क्वायर आ रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसा लगता है कि जो आंसर आ रहा है उसमें स्क्वायर की थोड़ी गड़बड़ हो रही है, माने कुछ मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे 2 इधर होना चाहिए था, a इधर होना, a पे पावर नहीं होना चाहिए था, इसलिए किसी से मैच नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बोनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस तरह का एक्सप्रेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए इसको बोनस दे देंगे। अगर कोई ये कह दे कि भाई प्रिंटिंग एरर है, आप मान लो ऐसे ही कि 2 इधर है इधर, तो उस केस में तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली मैच कराओगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही, अगर ये पावर r के ऊपर चढ़ा देते तो। ठीक है, इस वाली बात का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इस सिस्टम पे कितना वर्क हो रहा है ये हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम चेंज है इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन में हमारे को ये दे रखा है कि बीच में एक बैटरी लगी हुई और ये 2 रेजिस्टेंस हैं और ये 2 इधर हैं। तो एक तरह से ये सर्किट दिया हुआ है। इफेक्टिवली आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, एक तरफ 2 रेजिस्टेंस हैं, इनमें इधर वाली साइड में करंट जाएगा, और एक दूसरी ब्रांच है, इसमें इधर वाली साइड करंट जाएगा। और ये 60 और 300 और ये 100 और ये 500। तो आप अगर इसका करंट निकालते हैं तो शुरू में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर आएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर टोटल 360 का वोल्टेज है, मतलब 360 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसका आप करंट कैलकुलेट करके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो आई आर और ये आई सेम आई इसमें भी जाएगा, तो इसका आर इससे 5 गुना ज़्यादा है, 60 का 5 टाइम्स होता है 300। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इससे 5 गुना होगा। अगर इसके क्रॉस x होगा तो इसके क्रॉस 5x होगा, पर दोनों का मिला करके x + 5x बराबर 50 हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 50/6, यानी कि 25/3। इसके क्रॉस 25/3 और इसके क्रॉस 125/3, ऐसा इधर भी हो जाएगा सेम टू सेम। इसलिए शुरुआत में अगर आप इस समय वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसकी कोई रीडिंग नहीं आ रही, परंतु क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो इधर वाला रेजिस्टेंस है 300 वाला, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसको R3 रेजिस्टेंस करें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने के बाद R0 × 1 + अल्फा डेल्टा टी। इस फार्मूले के हिसाब से जो R3 की वैल्यू है, नई वैल्यू R3 की न्यू वैल्यू, पहले का रेजिस्टेंस इसका दे रखा है हमें 300 और 1 + अल्फा, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.0004। टेम्परेचर को 100 डिग्री बढ़ाया गया तो इंटू 100 आ गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 डेसिमल इधर चला जाएगा, फिर 300 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, यानी ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस जो है 312 हो जाएगा। जब इसका रेजिस्टेंस 312 हो जाएगा तो उस समय हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जो कि हमें मालूम करना है। इस पॉइंट को S कहा गया, इस पॉइंट को T कहा गया। ये एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा सर्किट को। तो उस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ का जो पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन 0 मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 वही इसका इधर हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 मान लेते हैं। तो इधर वाली ब्रांच जो है, इसमें जाने वाला करंट की टर्म्स में मैं V1 की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो V1 विल बी इक्वल टू, इस ब्रांच में करंट होगा 50 डिवाइडेड बाय इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। तब ये इसके अंदर 12 इंक्रीज करके 312 हो गया तो 360 + 12 372, इधर का रेजिस्टेंस 372, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट आ गया, इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस, तो ये कितना है 312। ऐसा करके हमें इस जगह का वोल्टेज मिल जाएगा। इसी तरह से इधर वाली साइड का भी वोल्टेज निकाल लेंगे V2, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कि टोटल वोल्टेज है 50 और टोटल रेजिस्टेंस है 500 600, और इसके क्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस है 500, तो यहाँ से V2 मिल जाएगा। हमको इनका डिफरेंस चाहिए, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये जो क्वेश्चन पूछा है एक तरह से है तो कैपेसिटर का, तो इसमें कैपेसिटर के फार्मूला की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर एक्चुअल क्वेश्चन ये एरर का है, तो हमें एरर का कैलकुलेशन निकालना है जो एनर्जी के बारे में है, और ये स्मॉल चेंजेस हैं। तो हमें सबसे पहले तो दो कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो उनका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और अगर इसको V वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ CV², तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V², ऐसा अपन इसकी एनर्जी लिख सकते हैं। अब हमको क्या पता करना है कि ये इसमें कुछ एरर है, वोल्टेज की रीडिंग हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, कैपेसिटेंस की रीडिंग एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो उनमें अगर थोड़े चेंजेस आएंगे तो इसकी वजह से हमारा जो एनर्जी की रीडिंग है उसमें कितना परसेंटेज फ़र्क पड़ सकता है, परसेंटेज एरर हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल एरर होते हैं तो इसके अंदर लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ln u, और ये ln हाफ तो कांस्टेंट हो गया, ln हाफ, और इसको आप लिख सकते हो प्लस ln C1 ln C2 प्लस ln C1, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ln C1 प्लस C2 और 2 ln V प्लस 2 ln V, ये हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा du बाई यू, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, dC1 बाई C1 dC2 बाई C2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ dC1 प्लस dC2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 dV बाई V। इस तरह से ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब जो एरर है हम अपनी मर्जी से dC1 dC2 का साइन एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, पर dC1 dC2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जो आपने एक बार साइन सेलेक्ट कर लिया वही साइन यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। एरर को मैक्सिमाइज करना चाहते तो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो हम ये क्या करते हैं कि इन दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो dC1 की वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है वो है 10 अपॉन, जो C1 में एरर है ना, ये वाला पार्ट dC1 है, डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू है 2000, तो 10 बाई 2000 प्लस ऐसे दूसरे वाले में 15 अपॉन 3000। अब यहाँ पर माइनस साइन ही रहेगा क्योंकि हम dC1 dC2 का साइन पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो ये 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 की वैल्यू हो जाएगी 5000, तो यहाँ पे 5000 से डिवाइड कर देंगे, प्लस वोल्टेज में एरर जो हमें दे रखा है 0.02 डिवाइडेड बाय V, इसका 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से दोनों तरफ, तो इससे हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाती है 1.3%। ठीक है। 16 जैसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बेसिक सवाल है, जो इसका फार्मूला भी यहाँ पर दे रखा है। हमें दे रखा है कि समुद्र के अंदर अपन किसी क्यूबिकल बॉक्स को अंदर 5 किलोमीटर गहराई में रखेंगे, तो ऐसा करने से उसकी साइड में कितना चेंज आ जाएगा ये हमको मालूम करना है। हमारे सामने फार्मूला दिया हुआ है और हम जानते भी हैं पहले से ही, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी dV बाई V, जिसमें B इस ब्लॉक का बल्क मॉडुलस है क्योंकि ये ब्लॉक जो है क्यूबिकल है तो इसका वॉल्यूम तो हो गया L3, और चेंज इन वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3L² DL। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3DL बाय L। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह पर हम रख सकते हैं, तो माइनस B 3DL बाय L। अब चेंज इन प्रेशर, अगर H गहराई नीचे ले जाओगे तो
प्रेशर में चेंज आ जाएगा रो जी एच, प्रेशर बढ़ जाएगा इतना अमाउंट से। तो हमको ये निकालना है कि चेंज इन द एज ऑफ द क्यूब, यानी dl की वैल्यू चाहिए हमें। तो dl की वैल्यू हो जाएगी माइनस रो जी एच एल अपॉन 3b। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज हमको दे रखी है। डेंसिटी 10⁻³ दे रखा है, हाइट 5 किलोमीटर में दे रखा है, तो उसको मीटर पर मतलब मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर को। और ये जो इस क्यूब की लेंथ पहले की हमें दे रखी है 1 मीटर, तो एल की जगह 1 रख देंगे। बल्क मॉडुलस भी दे रखा है 17 गीगा पास्कल, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इससे आपको dl की वैल्यू जो आएगी मीटर में आएगी, 10⁻³ में आएगी, तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, 0.024 इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखने से आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एक तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस के एप्लीकेशन का सवाल है। थोड़ा सा नया लग सकता है कुछ लोगों को, इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस कम रहती है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस सर्किट में यहाँ से I1 करंट जा रहा है। ये I1 करंट जब इसमें जाएगा तो इससे एक फ्लक्स पास होगा और इसकी लाइनें इस वाली साइड से भी पास होगी। जब इसमें करंट जाएगा तो इसकी लाइन इससे पास होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉइल के अंदर, जो ये वाली कॉइल है, इसमें फ्लक्स इन फर्स्ट वो होगा L1I1 प्लस माइनस MI2। अब इसमें इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी कॉइल की टर्निंग किस तरफ दे रखी है। ऐसे थोड़ा सा एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है कि दोनों में करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसलिए मैंने प्लस माइनस साइन लगाया, किसी केस में ऐड होगा, किसी केस में सब्ट्रैक्ट होगा। ये जो फ्लक्स आ रहा है फर्स्ट वाले में से, इसका डेरिवेटिव इसके एक्रॉस आने वाला EMF होता है। तो ये L1dI1/dt प्लस, एक बार अपन प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं, बाद में लास्ट में m की वैल्यू माइनस कर लेंगे, और mdI2/dt ऐसा एक्सप्रेशन हो गया। ये तो हो गया इसके अक्रॉस आने वाला EMF लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आप एक बैटरी बनाएंगे तो इसके अक्रॉस आने वाला EMF हो गया। इसकी पावर निकालना चाहते हो तो इसमें जाने वाला करंट I1, तो पावर का एक्सप्रेशन होता है EMF इंटू करंट, तो E1 इंटू I1। और हमें तो ये पता करना है कि कितना वर्क डन हुआ बैटरी के द्वारा। तो जब तक स्टेडी स्टेट आई, तो स्टेडी स्टेट आने में फाइनल करंट, हम स्टेडी स्टेट का करंट अभी निकाल लेंगे। ये पावर हो गई, तो पावर को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम से, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो इसमें आ रही वो हमको मिल जाएगी। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो P/dt, वही वर्क डन होगा। तो P/dt का कैलकुलेशन करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आ रहा है वो आ जाएगा L1I1dI1 प्लस MI1dI2। ये वाली एनर्जी जो स्टोर्ड हुई वो इस वाले में हुई। हमको जो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ही बैटरियों में टोटल कितना एनर्जी रहा, तो इसको अपन U1 बोल सकते हैं। ऐसा कैसा एक्सप्रेशन U2 का आ जाएगा, और सिमिलरली करके लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा L2I2dI2 प्लस M इंटू I2 इंटू dI1। अब इनको टोटल ऐड कर देंगे तो वही टोटल वर्क डन होगा, U1 प्लस U2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो एनर्जी इनमें स्टोर होगी। तो U1 प्लस U2 ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो दो अलग अलग टर्म बनी रहेंगी, L1I1dI1। इसको इंटीग्रेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। L2I2dI2, यहाँ पर जो टर्म ऐड हो रही है उसमें से I1dI2 है और I2dI1 है, तो आप इसमें से m कॉमन ले सकते हो, और ये जो एक्सप्रेशन है d ऑफ I1I2 ऐसा बन रहा है। इसकी लिमिट लगा देंगे आप 0 से लेके I1 और 0 से लेके I2 स्टेडी स्टेट जाने तक, और यहाँ पे I1I2, तो अपना जो टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा उसमें आ जाएगा हाफ L1I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2I2 स्क्वायर प्लस M I1I2।
अब इसमें अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस वाला साइन आ जाएगा। स्टेडी स्टेट करंट जो है ये I1 I2 फाइनल स्टेडी स्टेट करंट है। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये इंडक्टर एक वायर की तरह काम करेगा। इस ब्रांच का करंट I1 आप निकालोगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 5 1 एम्पियर। और जब इस वाले ब्रांच में स्टेडी स्टेट का करंट निकालेंगे तो स्टेडी स्टेट के करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 10 वोल्ट का है और 10 ओम, अच्छा 20 वोल्ट है और 10 ओम है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर। तो इसमें सब कुछ हमें दे रखा है, L की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है इसमें L की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और करंट I1 की वैल्यू 1 रख देंगे, I2 की वैल्यू 2 रख देंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में। सब कुछ पुट करने के बाद एक बार ऐड करके देख लो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना आएगा। मिली जूल में आ रहा है आंसर, जो आंसर हमें देना है मिली जूल में देना है। तो उस हिसाब से दो तरह के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसके अंदर हमें एक कंटेनर दिया हुआ है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। सूरज की रोशनी मिलती है और इस पे गिरती है। वो हमें दे रखा है कि 700 वाट पर मीटर स्क्वायर गिरती है और इसका इफेक्टिव एरिया पानी का हमें दे रखा है 0.05। तो सन से रिसीव होने वाली पावर हम कह सकते हैं, इंसिडेंट पावर जो इसको मिल रही है वो है 700 इंटू 0.05। हम ये मान रहे हैं कि ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब बाय द, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय दिस, ऐसा दे रखा है तो वही हम मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 35 वाट। इस पे जो इंसिडेंट पावर है 35 वाट, वही इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ये सूरज से तो रोशनी ले रहा है, इसके अलावा इसके आसपास का एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर है T0, तो इसका टेम्परेचर आसपास से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और फिर ये एटमॉस्फेयर से ये एनर्जी लूज़ कर रहा है यहाँ पर एटमॉस्फेयर को, dQ/dt लॉस की टर्म्स में। तो हमसे कह रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ को वैलिड मानते हुए आप बताइए कि इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी इसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो एनर्जी रिसीव कर रहा है और उतना ही जब ये लूज़ करने लग जाएगा, यानी 35 वाट जब ये रिसीव कर रहा है तो 35 ही लूज़ करने लग जाएगा, तो इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अब हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है -dT/dt इज इक्वल टू KT माइनस T सराउंडिंग। यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 मान लिया। रेट ऑफ कूलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के ठंडे होने की रेट का ये फार्मूला है जिसको अपन कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका कांस्टेंट K जो है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.001। तो इसको अपन दोनों तरफ ms से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -ms dT/dt, तो यहाँ पे आ जाएगा KMS T माइनस T0, ऐसे हम लिख सकते हैं। -ms dT/dt हो गया रेट ऑफ लॉस, जो कि ये तो dT/dt तो टेम्परेचर के घटने की रेट है, ये रेट ऑफ लॉस हो गया कि इससे किस रेट से नुकसान हो रहा है इसका हीट बाहर जाने का, और ये 35 के बराबर है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे 35 के बराबर। K की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.001 0.001 और ms जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, s तो स्पेसिफिक हीट, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट कैपेसिटी। तो जो वाटर है इसकी हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है 4200 और 1 kg का वाटर दिया हुआ है, तो एक्चुअली s दे रखा है और मास दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट से पता लग रहा है, तो यहाँ से पता लग गया 4200 इंटू 1, ये ms की वैल्यू हो गई। T माइनस T0 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4200 आ गया और ये 35 आ गया, तो T माइनस T0 की वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 जीरो अपन काट सकते हैं, 0.1 से 350, 350/42, 350/42, तो ये 7 से कटते हैं तो ये 50/6 आ जाएगा, 50/6,
यानी कि 25/3 को पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे तो 8.33, तो 8.33 इसका आंसर हो जाएगा।